अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मेरा आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं कैसे हैं आप? आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का ठीक है। शुक्र है। आया कुछ मज़े मज़े की खबरें हैं, देखते हैं क्या गया हाँ बिल्कुल, हम आपसे सूरत हाल। जानेंगे और इसीलिए हम अपना शामिल करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, कौन सी है मज़े मज़े की स्टोरीज आज? पहली खबर तो वही अफ़गान बॉर्डर की है। जी हमें ये दिन भी देखना था कि तुर्कम के बॉर्डर पर अफ़गान फ़ौज हम पर फायरिंग कर रही होगी और हमारे सिपाही और अफसर शहीद हो रहे होंगे। दो चार वाक़यात हुए हैं, अली जवाद का वाक़या तो है जिसकी शहादत, जिसकी नमाज़ जनाजा खुद आर्मी चीफ जी, ने भी अली पढ़ी की, है। मेजर अली। ये वही वाक़या हुआ है। जी क्या कसूर क्या है कि हम अपने इलाके में गेट तामीर कर रहे हैं। गेट तामीर करने का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि जो लोग आपकी तरफ से यहाँ आएंगे वो ठप्पा लगाएंगे तो आगे जाएंगे, ये नहीं चलते हुए आए। अब हम कहते हैं कि जी कोई हज़ारों लोग आते जाते हैं। कल कोई शायद वज़ीर कह रहे थे किसी चैनल पर, हज़ारों नहीं 10 ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि वो शायद उर्दू नहीं आई उनके, कि लाखों लोग आते जाते हैं। जी यानी जिस मुल्क के बॉर्डर पर लाखों लोग आते जाते हों और उनका कोई रिकॉर्ड ना हो और उनके बारे में कोई ये कहे कि आप दहशत गर्दी को रोकें और ये कहा जाए कि आपके इलाके में दहशत गर्दों की पनाह गाहें हैं, तो उस मुल्क का मतलब कोई जवाज़ बनता है इस बात के कहने का। अच्छा, वो कहते हैं बॉर्डर नहीं बना सकते क्योंकि ये जो ड्यूरन लाइन है ये आलमी यानी अफ़गानिस्तान तस्लीम ही नहीं कर रहा। अच्छा, तस्लीम नहीं कर रहा तो फिर हमें तस्लीम करानी है ना। तो ये भी तो नहीं है कि हम आप तस्लीम नहीं करेंगे तो पीछे अमेरिका भी शह देता है, कभी कभी हमें तंग करना पड़ता है तो उनसे बयान दिला देता है ड्यूरन लाइन पर। तो मतलब ये है कि आपके बारे में कुछ भी कहा जा सकता, कुछ भी। अब भी अमेरिका का बयान आया कि हम उसे बड़े करीब से देख रहे हाँ, हैं। जॉन कैरी इससे ने करीब क्या देखेंगे आप भाई? जी आप वहाँ सामने बैठे हुए हैं, चाहे देख क्या रहे हैं आप, लगता है कि आपकी मर्जी के बगैर वो कुछ कर सकते हैं? जी अभी उनमें इतनी हिम्मत है? आप तो हैं ही उनकी ट्रेनिंग और तरबियत के लिए और अब तक आपको इत्मीनान नहीं हुआ कि उनकी तरबियत हो चुकी है। जी फिर आप देख क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मसला ये है कि सीधी बात यही है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात की ख़राबी के साथ ही ये सारे मामला पैदा हुए हैं और पाकिस्तान जवाब दे रहा है। जवाब ये दे रहा है कि आपके लाखों लोग आते हैं और यहाँ से भी जाते हैं और आकर बगैर बॉर्डर में वीज़ा लगाए यहाँ आकर नौकरियाँ भी करते हैं, काम भी करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो ये काम अब मज़ीद नहीं होगा। बिल्कुल। हम अपनी बॉर्डर को जो ना सिक्योर करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा। पाकिस्तान ऐसी तो कोई कुव्वत नहीं है जिसका प्रेशर बर्दाश्त ना किया हो। कहा होगा कि हम कुछ आगे जाके कुछ और भी कर सकते हैं जी कि दोनों चौकियों पर सफ़ेद परचम लहरा दिए गए। बिल्कुल ऐसे और सफ़ेद परचम लहराने के बाद भी जब उन्होंने रात को तामीर शुरू की फायरिंग गेट की, तो उस पर फिर फायरिंग शुरू कर दोबारा दी रात के फायरिंग तो उन्होंने फिर जवाबी तेज़ फायरिंग की होगी, जिसके बाद उनकी तोपें खामोश हुई और बंदूकों ने शोले उगलने बंद किए और उनको कुछ थोड़ा बहुत चैन आया। पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब की, अफ़गान सफ़ीर को तलब किया गया और कहा कि देखो ये वाक़या ठीक नहीं है, इसके नुकसान होगा। ज़ाहिर है वो तलबी तो हुई, लेकिन उनका एक बयान भी आया है और बड़ा अजीब बयान है। वो कहते हैं जी कोई इत्तफाक नहीं हुआ। भाई इत्तफाक किस बात का होना? हम अपने इलाके में गेट तामीर कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर हमने बॉर्डर मैनेजमेंट कर ली और बॉर्डर से आना जाना जो है इसे कंट्रोल कर लिया तो फिर बहुत सी मुश्किलात पैदा होंगी उस मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक। कल ज़ारुल हक ने तो एक कमाल का कालम लिखा था कि अफ़गानिस्तान तो हमेशा देखता रहा है, कभी मुग़ल सल्तनत की तरफ, कभी ईरान की तरफ और कोई ताजिकिस्तान की तरफ। अपने पास तो है कुछ नहीं पल्ले में और यहाँ हम करते हैं जी बड़े बागैरत और पता नहीं क्या क्या, कभी किसी को टिकने नहीं दिया। और भाई वहाँ से आए और कल कोई कह रहा था लुटेरे वहीं से आते रहे हैं। खैर वो तो एक वाहियात बात है, वो तो बात को बहुत लंबे दूर तक ले जाने वाली बात है और वहाँ बात पहुँचेगी तो फिर बहुत से जवाबात भी दिए जाएंगे। बात ये कि ये पूरा खित्ता ख्वारिज़म शाही जो इस्लामी सल्तनत थी वहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट का खित्ता, यहाँ आना जाना लगा रहा है। ठीक है इसमें बात, लेकिन जब सरहदें तय हो गई 20वीं सेंचुरी से पहले इस तरह सरहदें नहीं हुआ करती थी, ना यूरोप में हुआ करती थी, ना कहीं और हुआ करती थी। ये जब से जो जोग्राफियाई सरहदें बनी हैं, पासपोर्ट बने, वीज़े बने, उस वक्त के हालात की बात करें और उस वक्त के हालात में बहुत से मामला ऐसे हैं। रिचर्ड ऑल्सन आया हुआ था, उसने अफगानिस्तान भी गया, पाकिस्तान का भी दौरा किया, उसके बाद इस तरह रिचर्ड ऑल्सन। हाँ वो तो उससे इसका लिंक हो सकता है। वो तो बहुत पहले वो तो आता 11-12 को भी आया था। हाँ तो वो आया, ठीक है, चला गया। हमने उससे क्या कहना है जी? उसने कुछ कहना होगा, कह गया होगा, धमकी वमकी देने की कोशिश की होगी या कोशिश की होगी कि
बताया जाए कि अमेरिका के ताल्लुकात कोई ऐसे ख़राब नहीं है पाकिस्तान से। बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ख़ास तौर पर डिटरमेंट है कि जवाब देना है। बिल्कुल। किस हद तक जवाब दे पाती है ये देखने की बात है। यानी हमें भी ये कि एक फ़ौजी टोन के साथ ही अपनी टोन को भी फ़ौजी नहीं कर लेना चाहिए। यानी फ़ौजी टोन बुरी बात नहीं है, लेकिन कई मामलों में ये होता है कि आपको अंदाज और इख्तियार करना पड़ता है। कभी नरमी अच्छी होती है, कभी सख्ती अच्छी होती है, कभी बंदूक की ज़बान अच्छी होती है, कभी सफारतकारी की ज़बान अच्छी होती है। आपको सोच समझ के ज़बान बोलनी है। सियासत की ज़बान भी वो नहीं होती जो कभी कभी हमारे सफारतकार सियासत बोलने लगते हैं। शताज के बयान में बहुत सी बातें ऐसी थी अमेरिका के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोगों की राय है कि उन्हें इतनी बातें सख्त नहीं कहनी चाहिए थी, और ये कोई लगती नहीं कि सफारतकारी वज़ीर ख़ारजा की ज़बान लगती नहीं है। बहरहाल कल जनरल आसिफ बाजवा ने भी कोई ब्रीफिंग की है वहाँ पिंडी में, जिसमें बहुत सी बातें की हैं कि हमने 4000 इतने किलोमीटर का इलाका आज़ाद करवाया है। गोया माना गया है कि जब हम वज़ीरिस्तान पे हमला नहीं कर रहे थे, यहाँ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। तो दूसरी बात ये कही गई है कि हमने अंगूर अड्डा यानी पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी को नहीं दी, और अंगूर अड्डे का गेट का हवाला दिया है तो हुकूमत पाकिस्तान से पूछ कर दिया है। ये फ़ौज का अपना काम नहीं है, अपनी कार्रवाई नहीं है। ये भी एक पता नहीं क्या कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, क्या सूरत हाल है, क्या बताया जाता है, क्या बताया गया है। वो फ़ौज भी डिप्लोमेटिक अंदाज में गुफ्तगू करती है, और डिप्लोमेट हमारे फ़ौजी अंदाज में गुफ्तगू करने लगे हैं। कुछ समझ नहीं आता कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं। वो अड्डा उनको देने के क्या नतीजे थे, और अड्डा हमें क्या क्या तंग करता था। यानी क्या इस कहा जाता था शायद पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कुछ इस तरह की कहानियाँ भी हैं। बहरहाल वो उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता और नहीं देखना चाहता। और ये हमारे सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि ये मामला सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है, वैसे हल नहीं हो सकता। आप ताकत से कैसे हल कराएंगे इस मामले को? अगर हम तय कर लें कि बॉर्डर के लिए लोग नहीं आए जाएंगे, गेट लगाए ना लगाएं, फिर भी नहीं आए जाएंगे, फिर गेट की जगह बंदूकें होंगी, वहाँ तोपें होंगी, कौन आएगा उनको क्रॉस करता हुआ? तो ये खैर बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से ये उनको तकलीफ हो रही है ना। अब उनके रिज़्क़ के ज़राए उनसे छिन रहे हैं जी। उनका आना जाना, उनके अज़ाइम जो है यहाँ आके दहशत गर्दी करना, वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वो इसके लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर आसम जो हमारे हैं, एक तो आसम बाजवा तो जनरल है ना, ये डॉक्टर आसम जो है ये कराची वाले, उन्होंने उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है। ये मंजर आम पे आना भी बड़ी अजीब बात होती है, और मंजर आम पे मतलब ये है कि ये गालबन रेंजर्स के पास थे जब, तब उन्होंने रिलीज़ की थी, नैब के पास कुछ, उनमें वो कुर्सी पे बैठे के बयान दे रहे हैं और कहते हैं अवैस मुजफ्फर टिप्पी था जो भाई है, वो हर चीज़ पे काबिज था, दुआओं की कीमतें बढ़ाने में भी, और उसमें उसकी मतलब ये है कि सारी करप्शन के दरवाजे वो उस तक ले गए। और ये सब जानते हैं उनके जरदारी साहब से क्या ताल्लुक है। कहीं उन्हें उनके सौतेले भाई कहा जाता है, कहीं उनको मुंह बोले भाई कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है, बहुत सी बातें कही जाती हैं। और वो भी ये कहते हैं कि मेरी परवरिश जरदारी साहब की वालदा की गोया गोद में हुई है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये इसके क्या क्या मफहूम है, कैसे मफहूम है, किस तरह इसको लिया जाएगा, ये एक अलग पूरी कहानी है जिसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुजफ्फर टिप्पी पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब है कि आप जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाएं, और ये इनडायरेक्टली जब आप इस तरह का पैगाम देते हैं जहाँ डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं होता, इनडायरेक्ट इल्ज़ाम होता है, तो आप प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो ये जिन भी सर्कल्स ने, हलकों ने, हसास अदारों ने, कुछ कह लीजिए, ये इल्ज़ाम लगाया, उसके पीछे लगता है कि एक प्रेशराइज करने की हिकमत अमली है। प्रेशराइज इस लम्हे पे क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जाए, यहाँ एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी का हिस्सा है कि कभी प्रेशराइज करो फिर चुप कर जाओ, फिर प्रेशराइज करो फिर चुप कर जाओ। जैसे MKM के साथ हम खेल खेल रहे हैं, चूहा बिल्ली का खेल तो नहीं, लेकिन ये एक अजीब खेल है। कभी दबाव में डालते हैं, कभी बताते हैं कि लंदन से भी बात हो गई है, कभी कहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कर लिया, क्योंकि हर तरह की बात हम बनाते हैं। खबर तो आई है, लेकिन अयान के बारे में भी खबर आई है साथ ही। वो अभी छोड़ो, अभी अयान की बात कहाँ आ गई, लिंक नहीं करते हैं वो नहीं, वो अयान की बात अभी कहाँ आ गई। वो रहमान मलिक साहब और फिर वो हाँ, वो ये कहा जाता है कि वो जा रही थी कल वहाँ। फिर आप हंसते हैं इस बात पे? नहीं मतलब अयान, अब ये भी हमने दिन देखने थे कि अयान अली पर हम कमेंट करेंगे यहाँ बैठ के। ठीक है, ये भी हमारी किस्मत में था। और सचमुच ये अजीबोगरीब बात है कि उसका मुकदमा पाकिस्तान, यानी जो सेनेट के चेयरमैन कायम सदर रह चुके हैं हमारे फारूक नायक,
और हमारे गवर्नर खोसा साहब, इन लोगों ने वकालत उनकी छोटी अदालत में जाके की है। जी जी। अब हाई कोर्ट से हुआ कि जी आप इनका, तो वो फिर रोक ली गई जी। और पंजाब हुकूमत ने उसमें लगा दी रिट के जनाब वो हमें मतलूब है फलां कत्ल के मुकदमे में जो कस्टम ऑफिसर मारा गया था, चंद दिनों के बाद कत्ल हो गया था, उसकी बीवी ने दरख्वास्त, वो एक अलग कहानी है। वो सब तो वैसे बड़ा ख्याल कर रहे हैं आयान साहिबा का, वो कहते हैं हत्ती लड़की को रोकते हैं। कौन कहते हैं? कहते हैं हत्ती लड़की को रोकते हैं ये। हाँ जी, हत्ती लड़की, और उसने क्या लेके चलना साथ। वो हमारी शायरी में ऐसी निहत्ती लड़कियों के लिए बड़े बड़े औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, तीर और कमान, गज़वा और नाज, पता नहीं क्या क्या सब लेके चलती हैं। खैर छोड़े। तो अच्छा, एक खबर, पॉजिटिव खबर ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट को अब हमारी में बड़ी एक बूम आया है फिर। वो इसलिए आया है कि हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी में शामिल कर लिया गया पाकिस्तान को दोबारा। इमर्जिंग इकोनॉमी में शामिल करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत को, इकॉनमी को 2008 में कुछ बहुत सी, जब इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज कुछ किया था तो उससे निकाल दिया गया था फहरिस्त में, वो अब दोबारा शामिल किया गया है, जिसकी नवाज शरीफ भी ने भी वहाँ तारीफ़ की है। बीमारी की हालत में भी पाकिस्तान में बड़ी वाह हो रही है और कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना ने बड़ा कमाल कर दिया है, हमने 3 साल के अंदर इसको दोबारा ऐसे काम किए हैं कि ये इमर्जिंग मार्केट में आ गई है, जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा आएगी। अब लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसियाँ हैं वो तो इन्वेस्टमेंट की हैं नहीं, हमें बचत की पॉलिसियाँ तो हमने बनाई नहीं है। जो भी हमने सारी स्कीमें बनाई हैं, आज डॉक्टर शाह सदीकी का एक आर्टिकल भी जिसमें ये सारा तज़किरा किया हुआ है कि जो हम दावा करते हैं उस दावे के तहत पाकिस्तान में बचत तो हो नहीं रही जी। बचत को तो हम इनकरेज कर नहीं रहे। हम तो हर तरह से यानी कि वो स्कीमें हमने शरह सूद कहते हैं कम कर दिए। भाई कम लोगों को दे रहे हैं आप, कम बचत स्कीमों पे आपने कम कर दिए। हुकूमत चुपके चुपके उनसे कैसे कमा रही है, क्या कर रही है, वो एक अलग कहानी है। तो आम लोगों को अगर एक बेवा का पैसा एक बैंक में 10 लाख पड़ा है और 10 लाख से वो साल का कोई या महीने का कुछ पैसा 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख कमा रही थी, तो अब वो उससे बजाय 70% रह गया। तो ये सारी जो सूरत पैदा हुई है, ये बहुत स्टडी की ज़रूरत है। क्या हमने किया मईशत में, क्या नहीं किया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने आज इस पर अच्छा कमेंट किया है जी। ताहरुल कादिर साहब आ गए हैं जी, लाहौर पहुंच गए हैं और धरना देंगे। आजकल कब है? 17 को देंगे, तो वो धरना देंगे। और ये भी कहा गया कि हुकूमत से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन राना सनाउल्लाह बड़ा तेज़ बोले हैं। उन्होंने कहा कि ताहरुल कादिर झूठ बोलते हैं और आर्मी चीफ से उन्होंने दरख्वास्त की है कि राना सनाउल्लाह ने कहा हमें इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी बात है, बात तो दुरुस्त है। आर्मी चीफ से आप क्यों कह रहे हैं? कानून के मुताबिक तो अब वैसे प्रैक्टिकली जितना भी जेन्युइन हो, जायज़ हो, लेकिन ये कहने का मतलब यही है। और इस पे और ये कहा कि शीदा टल्ली जो है ये इब्लीस का पैरोकार है कि जो ज़बान वो बोलते हैं उसी ज़बान पे लोग दोबारा आना शुरू हो गए और बात करने लगे। और गुलभूषण के मुतल्लिक़ ईरान ने बाकायदा पाकिस्तान को जवाब तहरीर तौर पर दिया है, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हमारे ताल्लुकात, उनके वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कोई ख़राब नहीं कर सकता। तो ये ईरान की तरफ से बार बार इसका इज़हार हो रहा है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं हो सकते। पाकिस्तान अगरचे कुछ बड़ा अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, किस लिए डटा हुआ है? मैं इसे अस्करी थिंकिंग कहता हूँ और सारे अस्करी थिंकिंग समझते हैं इसको कि हमारी फ़ौज को कुछ रिजर्वेशन ज़्यादा हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा पल्ले पोसने का निज़ाम है इन लोगों का। क्या कर रहा था गुलभूषण आसफ ने ये कहा कि उसको वो वहाँ से कहाँ से आया था मिसाइल, इसको हम बाद में बताएंगे, फिलहाल नहीं बताते। यही हैं ये आज की बड़ी खबरें और अहम खबरें। अजान अली तो आपने पहले ही उसका मांडा फोड़ दिया था। ख्वाजा आसिफ को भी फाइन हुआ है क्या? वो जो खातून शीरी मज़ारी साहब उन्होंने वो कहा है कि मुझे भी 100 मिलियन दें आप, जो आपने मुझे जो भी लफ्ज़ वो लिया था उनके बारे में, तो वो अब उनका भी कुछ 100 मिलियन दें। 100 मिलियन दें। अच्छा चलो ठीक है। चलिए जी, फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, नाजरीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? पहला आर्टिकल जिसमें आप अमेरिका ओपन लेटर टू ओबामा ऑन अफगानिस्तान, एरिक टॉल्सन का आर्टिकल है। इन्होंने कोई साबिक़ कमांडर्स जो रहे हैं अफ़गानिस्तान में और वहाँ के सफारतकार जो रहे हैं, उन्होंने ओबामा को एक ख़त लिखा है
खुला खत लिखा, ओपन लेटर लिखा, जिसका मतलब एक मजमून छापा वाली बात समझ लीजिएगा, और उसमें कुछ बातें कही हैं। जो हमारे प्रेजेंट वहाँ के वो सरबराह हैं जनरल निकलसन, वो बहुत सी बातें इस वक्त चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दी हैं। ये ख़त उनको ही इंडोर्स करता है, जिससे लगता है कि अमरीकी अस्करी ज़राए कह लीजिए कि थिंकिंग किया है। अस्करी ज़राए के साथ अलावा वो लोग जो फ्रांस में काम, जहाँ अफ़गानिस्तान में काम भी करते रहे, उनकी थिंकिंग किया है। वो बड़ी वाज़ेह बात है। और एक तो कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं कि फ़लाँ वक्त हम फ़ौजें निकाल लेंगे, ये आप कहना ख़त्म कर दें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ को अभी फ़ौजों को मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहना चाहिए, इसका जाना दुरुस्त नहीं है। और उनको इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी ताकत को नाफज कर सके। निकलसन भी इख्तियार मांग रहा है, ये भी कहते हैं उसको इख्तियार दिया जाए, वो कुछ करना चाहे तो करे, डंडा चलाना चाहे डंडा चलाए, किसी के साथ तो इख्तियारात भी दें, लंबे अरसे तक स्टे करने की बात भी करें। और ये है कि शायद फ़ौजों की तादाद भी बढ़ाए, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि 4000 फ़ौजी जो वहाँ अमरीकी हैं वो 10,000 भी हो सकते हैं। कहा जा रहा था अगले साल वापस आ जाएंगे, तो वो डेट जो है अब वो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। और क्या ये लोग तो इसलिए थे कि अफ़गानिस्तान की अफ़गान फोर्सेस को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। सवाल ये है कि क्या ऐसा ये कर रहे हैं? यानी ये आप इस सारे इख्तियार मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? इनका करेक्ट ये यानी ये अब ज़्यादा देर रहें और तादाद बढ़ा दी जाए, उनको इख्तियार किस लिए, क्या करेंगे अफ़गानिस्तान में रहकर? क्या आप उस मुल्क पर एक ऑक्यूपाइड फोर्सेस के तौर पर काम करेंगे, या क्या तालिबान के साथ लड़ना? उन्हें कुछ पता तो चले ना, उनका क्या कंट्रोल है, क्या है। उन्होंने कहा आज भी अफगानिस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान का कंट्रोल है, और कोई इसमें जिकी छुपी बात नहीं है। और उन्होंने कहा जंग ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। किसी को कोट किया इन्होंने कोई स्टीफन सडल को कोट किया है, और उन्होंने कहा तालिबान को शिकस्त होती दिखाई नहीं दे रही, जंग ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही, और एक ही रास्ता जो अमेरिका के हक में जा सकता है वो मुज़ाकरत के ज़रिए हल हो सकता है, और कोई तरीका नहीं जो उसको किया जाए। और ये जो कहा जा रहा है कि दुरानियाँ बढ़ा दिया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये एक लिहाज से, इस लिहाज से ये एक दिलचस्प ख़त है। दूसरा ये जी कि एक साहब हैं वेद प्रताप वेदक, ये पाकिस्तान आते रहते हैं कभी कभी, बहुत दिनों से आए नहीं, तो मुझे तो ये अपने सफ़ेद पजामे और कुर्ते में मज़े के आदमी लगते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेता नहीं था इन्हें। ये एक बार फंस भी गए थे, बड़े कह कला के इन्होंने हाफिज़ सईद साहब से मुलाकात की, उल्टा सवाल करना चाहा तो उन्होंने खैर टोक दिया। वहाँ जाके इन्होंने कहीं बयान दिया कि मैं खुद मिल के आया हूँ हाफिज़ सईद साहब। वहाँ सारा इंडिया प्रेस पीछे पड़ गया कि तू हाफिज़ सईद से मिल के आया है? दुश्मन से मिल के आया, वो जो हमें मतलूब है उससे मिल के आया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये ऐसी बातें करते रहते हैं। नेम ड्रॉपिंग की भी आदत है, वो उसी नेम ड्रॉपिंग में मारे गए जाते हैं कभी कभी। इन्होंने एक अच्छी बात है, 2-4 टोटे अच्छे हैं इनके आर्टिकल में। एक तो ये है, नाम उसका है कि बोतल और बंदूक की तहजीब। ठीक, कह रहे ये जो वाक़या उन मतीन ने जो वाक़या किया, वो गोलियाँ वोलियाँ चलाई हैं, तो उन्होंने कहा ये वाक़या इसलिए है कि अमेरिका के हर कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बंदूक ना हो और बोतल ना हो। और ये सारा बंदूक और बोतल का करचल है। 30 करोड़ लोगों में 3 करोड़ बंदूकें जो है ना मौजूद है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस कल्चर का नतीजा है कि आज उन्हें वो देखना पड़ा। बाकी जो अमेरिका और इंडिया के ज़ाती ताल्लुकात हुए, वो ताल्लुकात बन रहे हैं, उसकी तफसील कोई तकरीर मोदी की वो ने बयान की। लेकिन दूसरी बात एक अजीब कही है, उन्हें कहा तालीम अजीब तजारत बन गई है। एक कॉलेज का नाम बिहार का लिखा है, जिसके 14 लड़के जो थे टॉप पोजीशन पे आए, और पूरे बच गई कि कमाल कॉलेज है साहब। और उस कॉलेज के तुलबा को कहा कि आके ज़रा टीवी का इंटरव्यू दें। होता नहीं जो अच्छे आए तो वो इंटरव्यू दिए तो वहाँ फंस गए। किसी को पॉलिटिकल साइंस का नहीं पता था, पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कुछ और कह रहा था। अच्छा, पूछा जी ये जो साइंस आप पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ाते हैं? उन्हें क्या जिससे कहते हैं कोई किचन किताब लिखा है इन्होंने, कोई खाने पकाने के तरीके पढ़ते हैं उसमें। उनको पता नहीं था। जो नंबर टॉप पे आया था वो बुनियादी किस्म के सवालात के जवाब नहीं दे सका। चुनांचे उनको दोबारा इम्तहान लिए गए उनके कि साहब ये तो कुछ धोखाधड़ी हो रही है। उस कॉलेज का लाइसेंस मनसूख किया गया, और फिर जब दोबारा इम्तहान लिया गया तो उनमें से अक्सर फेल हो गए। अच्छा, जो टॉप पे आए थे वो फेल हो गए, 90% नंबर लिए हुए लोग। तो उससे पता चला कि ये कॉलेज जो पोजीशनें आती हैं
इसके पीछे भी हमारे यहाँ भी मशहूर है कि बाहर निजी कॉलेज और अदारे जो हैं अपने तलबा की पोजीशन लगाने के लिए बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को की मिली भगत के साथ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत के साथ वो अपने लोगों की, लड़कों की, लड़कियों की पोजीशन लाते हैं ताकि उनका चर्चा हो और उनकी कमाई बढ़े, लोग ज़्यादा आएँ कि इस अदारे के लड़के जो है ना वो बहुत अच्छे नंबर लेके पास होते हैं वो हो। अच्छा, ये जो प्राइवेट तालीम में अब ये चीज़ें दर आई हैं, ये उनके लिए भी तशवीशनाक है, हमारे लिए तो हैं ही, और क्यों ना होनी चाहिए जी। अच्छा, अब अंजम नियाज़ साहबा ने आज जी लिखा है इस पर जो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा बस कमी एक है, मिसिंग लिंक एक ही है कि हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं, और वो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया शेक्सपियर का स्टार क्रॉस्ड लवर्स के ऐसे आशिक जिनके सितारे ना मिलते हों। उन्हें होता रहता है तारीख़ में, शेक्सपियर ने पहली बार इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर अपने पास रखते हैं, बेनज़ीर ने भी रखा, नवाज शरीफ ने रखा। वजह क्या है? वजह GHQ का दबाव है। वो नहीं चाहते कि कोई एक वज़ीर ख़ारजा जो है वो इंडिपेंडेंटली जाके GHQ से बातचीत करके अपनी पॉलिसियाँ बनाता रहे। और नाम लिया कि कोई वज़ीर ख़ारजा हमारे आए, हना रबानी खरका का कि वो बड़ी मशहूर हुई अपने पर्सेस की वजह से, इंडिया में अपने महंगे महंगे लिबास की वजह से वगैरह। हमें तो पता नहीं वो ब्रांडेड पर्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो जो करोड़ों में होते हैं, वो उसमें क्या होता है, किसकी खाल होती है? कोई सर गधे की भी हो सकती है जो यहाँ से जाती रही है, पता नहीं क्या होता है। बहरहाल वो सारा वो उसको कोई है नहीं हमारे यहाँ। और उन्होंने कहा कि देखिए मोदी की जिस बेतकल्फ़ी के साथ ताल्लुकात इसने बातचीत कर रहा है ओबामा के साथ, ये नवाज शरीफ नहीं कर सकता। ये जेन पे रहते हैं वहाँ उनके पास जाके। सुषमा स्वराज का भी रोल है, हमारा वज़ीर ख़ारजा नहीं है। उन्होंने कहा वज़ीर ख़ारजा तो हमारा होना चाहिए, ये तो दुनिया का एक माना हुआ असूल है, किसी काम के लिए वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए। उसकी वजह भी बयान कर चुका हूँ कि ये वज़ीर ख़ारजा अगर हमारे नहीं लगते ये लोग तो क्यों नहीं रखते, उसकी वजह क्या होती है। आज रऊफ़ ताज साहब ने एक और इशू पर कि हिंदुस्तान में अब फिर मुस्लिम लीग की ज़रूरत पड़ गई है। और वो कैसे? उन्होंने कहा जी अली गिलानी ने मसलन कहा कि जी ये भारत नवाज जमातों को वोट देना एक तरह से खिलाफ इस्लाम भी है और खिलाफ शरा भी है। वो भारत नवाज जमातें वहाँ कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस काम करती है, वो जो जमातें वो कश्मीर में काम करती हैं इंडियन लॉबी की, तो उनके बारे में उन्होंने राय दी। और ये भी कहा कि ये तो दरअसल वो दस्ता है कुल्हाड़े का जिसके ज़रिए से वो ज़िबा करते हैं मुसलमानों को। तो और फिर उन्होंने डॉक्टर बशीर अहमद साहब कोई उनसे उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया, जद्दा मुलाकात, उनके हवाले से लिखा। लेकिन बेसिक चीज़ उन्होंने शोरश कश्मीरी के हवाले से लिखी। शोरश कश्मीरी अहरारी थे, और अहरारी होना मतलब उस ज़माने में एक यानी अताउल्ला शाह की खिताबत, और उन्होंने कहा कि सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अताउल्ला की खिताबत और तबाहर इल्मी अबुल कलाम आज़ाद की, और तकवा हुसैन मोहम्मद मदनी का, और कोई चीज़ काम ना आई और जना जीत गए। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के ज़ेर असर जो मुसलमान थे वो ऐसा ऐसा बदनाम होना शुरू हो गए हिंदुस्तान में, और वो हार गए। हिंदुस्तान में कायद आज़म ने वहाँ के मुस्लिम लीग को अलग किया और कहा कि नवाब इस्माइल को कहा कि साहब आप इसका, और वहाँ के मुसलमानों को कहिए कि वो आईन हिंद के अंदर रहकर आप काम करें, उसको वायलेट नहीं करें, वहाँ के शहरी बन के रहें। इसके बावजूद भी वहाँ सूरत हाल क्या पैदा हुई, फिर उन्होंने उसकी कैफियत लिखी कि किस तरह ख़ास तौर पर एक यानी किसी का हवाला भी इन्होंने दिया है, हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब का, जो उनको दस्तावेज़ आई कि पुलिस वाले जानबूझ के ये कर रहे हैं। उनके घर को जलाने के लिए भी आर्डर जो है पुलिस वालों से, उन्होंने वो गए नेहरू के पास गए, नेहरू ने बड़ा अबुल कलाम आज़ाद के पास गए, वो नेहरू के पास ले गए कि ये हमने आपका साथ दिया था, आज़ादी के लिए साथ दिया था, ये हो गया। नेहरू तो सियासतदान थे, बड़े मनाते रहे, रोते रहे, करते रहे, क्या हुआ। गांधी के पास गए तो गांधी ने उल्टी सीधी बातें मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा देखा ना, अब हमने तुम लोगों ने अपने लोगों का साथ छोड़ा तो वो अब नाराज़ हैं तुमसे, तो क्या हम भी कट जाएँ, हम भी ये कर लें। और गांधी की अपनी एक मंतक, अपनी एक सियासत, अपना एक अंदाज़ है। और कल तो कहा कि मौलवी साहब लड़ाई करने आ गए हो, फिर जंग करने आ गए हो, और तुमने अगर कैद काटी है तो हमारे लिए नहीं काटी, आज़ादी के लिए काटी है। अब क्या कह रहे हो तुम लोग, और ये तुम मस्जिदें तुम्हारी अगर जलाई जा रही हैं तो इसलिए जलाई जा रही हैं कि तुम उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो, तो कुर्बानी दो तो ये जलेंगी नहीं। उन्होंने कहा साउथ इंडिया के मुसलमान, आज भी पिछले दिन इलेक्शन हुए तो उसका तस्करा आया था, उन्होंने मुस्लिम लीग को बाकी रखा, और मुस्लिम लीग के ज़ोर पर उनकी एक कुव्वत भी बनी हुई है, और वो उस कुव्वत का इस्तेमाल भी करते हैं। वफाक में भी वो शामिल हो जाते हैं, यानी अपने दिल्ली की हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। शमाली हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस के झांसे में ऐसे आए कि वो कट गए,
वहाँ ये अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग थे ना, कांग्रेस में जो लीडरशिप थी, ये सारे शुमाली हिंद की लीडरशिप थी, चुनाचे वहाँ उनका कोई पल्ला ही नहीं है। तो अब दोबारा एहसास हो रहा है शुमाली हिंद में भी, क्यों ना हम मुस्लिम लीग का एहजाज करें और दोबारा एक उस ताकत को लेकर आगे बढ़ें। हिंदुस्तान की पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत सी बातें करने वाले अगर वहाँ का भी हालात देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो सकता है कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस बजट पे खासी उन्होंने कहा विद होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, नॉन फाइलर के आप कहते हैं कि जी 4.4% दो, उन्होंने कहा कम पैसे देकर अपनी आमदनी को जायज़ कर लो। इस तरह तो कोई इनकम टैक्स देगा ही नहीं, और लीगल तरीके से आपको जो पैसे देने पड़ते हैं वो ज़रूरत नहीं है आप 0.4% देते रहते हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने कहा कि इनका दावा ये है कि बैंक शरह सूद कम कर दिए, उसका मैंने कहा कि रिजल्ट क्या निकला है, और बहुत से एतराज़ात इन्होंने ख़ास तौर पे किए हैं इस बजट के हवाले से, और दिवालिया होने से बचाया वगैरह वगैरह, तो उस पर उन्होंने ख़ास कमेंट्स किए हैं जी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान जो है, सलमान जो है, वो आजकल गए हुए हैं अमेरिका में, और वहाँ उनकी पजीराई नहीं हो रही, वाइट हाउस में शायद उनकी मुलाकात ही ना हो, और वो जो ख़ासतर सुजन राइस हैं जो सिक्योरिटी चीफ़ है उनसे मुलाकात ना हो। वो लोग लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है शहज़ादे के साथ। वो उससे ज़्यादा जो सीनियर शहज़ादा है मोहम्मद बिन नाइफ, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वो लगता है कि ये जितनी सारी पॉलिसियाँ जो शहज़ादा चला रहा है और ख़ासतौर पर वो बहुत लोगों से वहाँ मुलाकात भी कर रहा है, उसको भी वो कोल्ड शोल्डर करेंगे। अच्छा। कोल्ड शोल्डर करने का मतलब ये है कि शायद वो ये तासुर दें कि हम इन पॉलिसियों को साथ नहीं देते जी। सिर्फ अगर सलमान की बात की जाए, वो तो बहुत डिफेंस उनकी पॉलिसीज़ को नहीं देख रहा। अगर वो डिफेंस पॉलिसीज़ को देख रहा है फिर तो उसके साथ डिस्कशन नहीं, असल में वली-अहद ही वली-अहद होता है ना जी। अच्छा। अब एक नई थ्योरी, एक आज डेली टेलीग्राफ का आर्टिकल है कि ये जो कहते हैं कि कम चिकनाई खाओ, फैट कम इस्तेमाल करो, एक्सरसाइज करो, इससे वज़न कम होता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई वज़न कम नहीं होता क्योंकि आपके खानों में इतना होता है, तो आप खाना कम, हमें कहते हैं इससे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बढ़ गया, बर्गर ये बढ़ गए, और उसका नतीजा निकला कि दूसरी खराबियाँ पैदा हुई। तो एक बहस ये हमारे यहाँ चलती रहती है। अभी पिछले दिनों बहस आई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ देने क्या फ़ायदा है, कोलेस्ट्रॉल का तो हार्ट अटैक से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, वो एक रिपोर्ट आई, ये चल पड़ी कि भाई हम तो 20 साल से कंपनियां ये हमें महंगी दवाइयां खिलाती रही है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं, मसलन एक अमेरिका में एक माहिर, पाकिस्तानी माहिर डॉक्टर जो कि एंजियोप्लास्टी वगैरह भी करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा तजर्बा ये है कि जिनको ये दवाइयाँ दी जाती रही 20 साल से, उनकी जब एंजियोप्लास्टी की जाती है तो वो आसान होती है, वहाँ इतने सख्त तय नहीं जमी होती। दूसरे लोगों के यहाँ ये तय ज़्यादा सख्त होती है, ज़्यादा बड़ी जमी होती है। और भी आर्टिकल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ वक्फा लेते हैं और आगे सर बिल्कुल हम वक्फा लेंगे और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, वेरी रिनाउंड एनालिस्ट। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी, पीजे मीर साहब हमारे साथ मालूम है। अस्सलाम वालेकुम पीजे मीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आप सुनाएं? ठीक हैं। ताहरुल कादरी साहब आ गए हैं, क्या होने वाला है? सीधा सवाल, आसान सवाल, क्या लगता है आपको कि सचमुच कोई बड़ा प्लान है या वो रूटीन में ही आया करते हैं इस मौसम में, और आमतौर पर वो गर्मियों की छुट्टियां उनके पोतों वगैरह की जो वहाँ होती हैं, उन दिनों में बच्चों को लेके जहाँ आते हैं और यहीं वक्त गुजारते हैं, उसी वक्त उनका सानिया हुआ था। रमज़ान के महीने में, जून की गर्मी में अगर वो मार रोड पर धरना देते हैं तो क्या असर पैदा होता है? क्या लंबा चलेगा या कि एक मुख्तसर कार्रवाई होगी? एक तो आई थिंक चीज़ है कि जब भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी इधर पाकिस्तान आते हैं, जी, उनकी जो कमिटमेंट्स हैं मैंने तो देखी हुई है, बाहर पेरिस में देखी हुई है, फ्रांस में, उसके बाद कनाडा के अंदर इनकी बड़ी हैवी कमिटमेंट्स हैं। ये टाइम निकालते हैं अपना, जब ये वहाँ से फ्री हो जाएं और अपनी कमिटमेंट से कुछ ये पीरियड निकाल लें तो फिर ये इधर आते हैं। यहाँ ऑब्वियसली वो इस तरह इसको देखा जाता है जिस तरह आपका एक बड़ा अहम सवाल, अब क्या होगा। अब ये जो सवाल है ये नेचुरली ये कटता है, सारों को काटता है सवाल और उठता है कि ये आते क्यों है इस तरह। ये वजह ये है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि यहाँ जब आते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं ये बिल्कुल खामोश हो जाती हैं।
सिर्फ आप देखते हैं कि अगर ऑपोजिशन में आवाज आती है तो वो इमरान खान की आती है, जो कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग आवाज है। इन कंपैरिजन आप जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, JUI को देख लें कि एक वो मीडिएटिंग रोल अख्तियार कर लेती है, पीपल्स पार्टी एक कॉम्प्रोमाइजिंग रोल अख्तियार कर लेती है, और जो आपके बेसिक इश्यूज हैं, ये नहीं कि ये PMLN के इश्यूज हैं, ये एक्चुअली पूरे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जिनको हम एड्रेस नहीं करते। हम एक वो कहते हैं एक सीरियल चलता है और इमीडिएटली अगर दूसरा सीरियल आता है हम उसमें चल जाते हैं। तो आई थिंक ये अब जो आए हैं, और जैसे आपने कहा है कि इस गर्मी के अंदर लोगों को निकालेंगे, ये बड़ा एक टेस्ट होगा, क्योंकि इसका रिवर्स आपने देख लिया है कि जब सर्दी थी, सख्त सर्दी थी, तो इन्होंने इस्लामाबाद में भी एक इस तरह की गैदरिंग की है, तो वो सर्दी के अंदर भी लोग निकले, तो आई एम श्योर इनकी आवाज के ऊपर गर्मी के अंदर भी लोग निकलेंगे, क्योंकि इनकी एक जो पर्सनैलिटी है ये लोगों को खींचती है, ये लोगों को लेके आती है। मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 दिन की बात है कि इनके पॉलिटिकल जो पार्टी है, इनको एक दुश्वारी पेश आ रही थी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ये इसमें खुद इस नेगोशिएशन में मुब्तला थे, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको भरपूर इनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, बल्कि उनको वार्न भी किया है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये नहीं है कि कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो आप PMLN की गवर्नमेंट को उस पर दोबारा आप मुलविस कर दें, ये इनको बता दिया गया है। इन रिटर्न खुर्रम ने आई थिंक इनको अश्योर किया कि ये पीसफुल एक जलसा होगा और पीसफुल एक गैदरिंग होगी, जिसकी इन्होंने गारंटी दे दी है। लेकिन आगे क्या होता है, ये जो आपका $1 मिलियन सवाल है मीर साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि अब आप देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वी डोंट नो कि उनके जो मुहिबुल वतन है अफगानी, वो क्या इस चीज का एडवांटेज उठा ले। हमें क्या पता है कि यहाँ हिंदुस्तान इसका क्या एडवांटेज उठा ले, क्योंकि उनको तो एक जमघटा चाहिए, लोग चाहिए जाके वो एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो आई थिंक ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, एंड ओनली टाइम कैन आंसर दिस। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। सबको इंतजार है कि रोज़े भी गुजरे, ईद भी गुजरे, उसके बाद के हालात भी बेहतर रहें। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या शुरू हो गया है? ये अमेरिका का ही वो जो एक हमारी नई पॉलिसी है, दोस्ती चीन उनकी इंडिया से हो रही है, हमारे साथ कुछ थोड़ा सा उनकी टसल चल रही है, उसी का नतीजा है, या क्या खित्ते की सूरत क्या बदलने वाली है? वो हमारे इलाके में हम गेट नहीं तामीर कर सकते, अब अफगानिस्तान की फ़ौज हमें इस तरह आंखें दिखाएगी, क्या सूरत बनती है, आपको दिखाई देती है? मिसाल हम इंटरनेशनली हम गेट कीपर्स हैं, हम दुनिया के सारों के लिए एक गेट कीपर है हम, और गेट कीपर को जो भी डिक्टेट करता है उसके बाद गेट कीपर एहतजाज अपना करता है, भाई ये देखो आप ये क्या कर रहे हो, गेट तो मैंने संभाला हुआ है, आप मेरा काम मुझे करने दो। तो ये चीज चलती रहती है। लेकिन मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि देखें, हम जो ओवर द टॉप जाके कह देते हैं जी चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया बहुत अच्छा दोस्त है, या अमेरिका या कोई और मुल्क, दोस्त नहीं होते, इंटरेस्ट होते हैं। ये इंटरेस्ट है, उसका अपना इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का अपना इंटरेस्ट है। इन द मीन टाइम आपने देखे हमने सारों के साथ नेगोशिएशंस किए, सारों के साथ तजारत की है, जिसको आज हम कह रहे हैं कि देखो इसकी क्या फॉरेन पॉलिसी है। सबसे बड़ा ट्रेडर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का अमेरिका है, उसके बाद बरतानिया आता है। ये दो सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। अब इस चीज को आप नजर में रखिए, साथ अमेरिकन बिल्कुल वो एक उनके कान खड़े होंगे कि आपका ऑल ऑफ अ सडन ये जो इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना जा रहा है, मेगा प्रोजेक्ट अब चाइना के साथ कर रहे हैं, आपने हमारे साथ क्यों नहीं बात की? फिर आपका जो रीजनल ग्लोबल इंटरेस्ट है इन दिस एरिया, यस, उसके अंदर भी इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, फाइन, वी हैव नो वरीज ऑन दैट, क्योंकि कंट्रीज लाइक अमेरिका ये पावर स्ट्रक्चर्स में होती हैं। ये एक दिन हम इनके ब्लू आइट बॉय होंगे, एक दिन ईरान होगा। 79 के बाद आपने देखा कि ईरान का क्या हाल हुआ, उससे पहले ब्लू आइट बॉय था, उससे पहले सद्दाम हुसैन को देखो आप, कितना अच्छा था, इंस्टॉल इन्होंने किया सद्दाम को, उसके बाद सद्दाम का हाल अब देख ले। यहाँ आपने देख लिया कि नवाज शरीफ, इन्होंने बड़े अच्छे इनके ताल्लुकात थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जब बॉम्ब ब्लास्ट का वो शुरू किया, इनको टेलीफोन किए, उसके बाद इन वन वे और द अदर आपने नवाज शरीफ का रिमूवल भी देख लिया। आपने देखा कि इन्होंने मुशर्रफ को लगाया, मुशर्रफ इनका ब्लू व्हाइट बॉय बन गया, इवेंचुअली मुशर्रफ को भी निकाल दिया। ये किसी के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, और हमें बड़ी कड़ी नजर रखनी चाहिए कि हमारे दोस्त एक्चुअली अगर जिनको हमने बनाना है वो अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान है। लोग बड़े डिफर करते हैं, लेकिन आपके जो नेबर्स हैं, जब तक आपके उनके साथ पक्के और परमानेंट ताल्लुकात नहीं होंगे, बाकी मुल्क
कोई भी होगा वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। कोई चांस बनता है इंडिया और अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का कोई चांस बनता दिखाई देता है, खासतौर पर जो रीजनल पॉलिसी ग्लोबल पावर्स की जो अमेरिका की अब बनी है उसके हवाले से, उस रेफरेंस से कुछ देखते हैं आप? देखिए इसकी बड़ी हिस्ट्री है मीर साहब। 14 नवंबर 1893 के अंदर जब ड्यूरेंट लाइन साइन होती है ये मोर्टिमर ड्यूरेंट के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान ने हमेशा अपनी रिजेंटमेंट पास की है। 1947 में आपने देख लिया कि अफगानिस्तान जो है उसने आपको अपोज किया आपके एडमिशन इनटू द यूनाइटेड नेशंस। एक हिंदुस्तान ने इसको कैपिटलाइज किया है। हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान हमेशा शोर करेगा और जब तक पाकिस्तान का वजूद है पाकिस्तान अपने कश्मीर के स्टैंड से नहीं हटेगा। अब उसको ये डिफ्यूज करता है ये जाके इधर अफगानिस्तान के अंदर। अब इसका जो हिंदुस्तान का जो प्रोएक्टिव है पॉलिटिकल रोल है बड़ा तकड़ा हुआ है। हम इसके जनरल मुशर्रफ के जमाने से लेके बल्कि उससे पहले भी हम शोर करते रहे कि ये जो इन्होंने काउंसलेट्स बना दिए हैं और आउटपोस्ट बना दिए हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये खुद एक छोटे से मुल्क के ऊपर एक बिटवीन द लाइन ये आके खड़े होकर मॉनिटरिंग इन्होंने शुरू कर दी है। इस मॉनिटरिंग का एक आपको एक झलक नजर आई है जो कि तोखम के ऊपर 14 और 15 को आपको एक बड़े खौफनाक तरीके से नजर आई है। अब यहाँ बात आती है कि आपने हिंदुस्तान को टेबल पर लेके आना है, साथ साथ कश्मीर के पानी के ये भी आपने बात करना है कि देखो अगर आपने रीजनल इंटरेस्ट और रीजनल पीस और साथ को मेंटेन रखना है तो फिर आपने अफगानिस्तान के साथ वो हरकत ना करें जो कि आपने शुरू कर दी हुई है। अफगानिस्तान अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आती है अपार्ट फ्रॉम ट्रेड जो कि हमने इनका गला पकड़ा हुआ है अब आप कह रहे जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली, तो उसके अलावा सारी चीज तो वहां उधर देखता है अपनी उसकी जो पॉलिटिकल एडवाइस है वहां होती है। कारजाई अब्दुल्ला इनकी तो एफिलिएशन आपको पता है हिंदुस्तान के साथ कैसी है। सो हमें हमारा जो ट्रैक 2 है मीर साहब इसको हमें बड़ा प्रोएक्टिव करना चाहिए, हमें ट्रैक 2 के आगे लेना चाहिए। आप और मैं आज हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, ये बात आप और मैं अगर हम CNN पे करें, अगर BBC पे करें, फॉक्स पे करें, CBS पे करें तो हमारी बात सुनी जाएगी कि भाई ये पाकिस्तान के रिजर्वेशंस है, हम तो आपके नॉन नेटो एलाय हैं और अगर आप हमारे साथ भी यही कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस के अंदर, तो मैं कहूंगा कि आज अगर कोई पॉलिटिकल फेलियर है ये अमेरिका की पॉलिटिकल फेलियर है कि उसकी प्रेजेंस के होते हुए आप देख लें कि एक नॉन नेटो एलाय के ऊपर जहां आप बैठे हुए हैं वहां हमले हो रहे हैं। सो आई थिंक इस पे बड़ी इनकी गौर और फिक्र होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसका फायदा कौन उठाएगा? आपका जो रेनिगेट तालिबान है, आपका रेनिगेट जो एलिमेंट है और आपका जो रेडिकल इस्लाम लाने की जो परपेट्रेटर्स है ये इसका फायदा उठाएगा। अच्छा, एक तरफ तो डॉक्टर आसम की दोबारा एक कोई जो उनका कन्फेशनल बयान है वो सामने आ गया, इस वक्त क्यों आ गया? अवैस मुजफ्फर टिप्पी का नाम लेने का मतलब क्या है? तो सबको वाज़ेह है, सबको मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है। क्या चाहते हैं? एक तरफ ये है, उसी दिन अयान अली को वो सिंध हाई कोर्ट ने दी इजाज़त ECL से नाम वो रवाना हो रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भाई इसको ना जाने दिया। क्या किस पे दबाव डालना चाहते हैं? कौन दबाव डालना चाहता है? कैसा नक्शा बनता दिखाई देता है आपका? जी ये मेरे साहब सबसे पहले अगर आप अयान अली का अगर आप केस स्टडी कर लें तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डिसकोऑर्डिनेशन और बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे किसी इदारे के अंदर। अयान अली एक रेफ्यूज लेती है, मैं कहता हूँ अयान अली इज गिल्टी, इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। वो गिल्टी है, उसने गलत काम किया है, उसको पनिशमेंट आप दें या जो भी आपका प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ है। आपने और मैंने कितने इसमें हमने प्रोग्राम्स कर लिए। उसके बाद सेकंड फेज आता है कि वो एक रेफ्यूज लेती है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ अगर उसको एक आप कह लो कि एक उसको थोड़ा उसको हवा देती है या उसको एक हेल्प करती है किसी इन वन वे और द अदर, तो फिर आपकी दूसरी एजेंसी आ जाती है, दूसरी एजेंसी से फारग होते तीसरी एजेंसी आ जाती है। आई थिंक यहाँ हम अपने जुडिशियल सिस्टम का खुद एक बॉकरी बना रहे हैं जो कि हमें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बात यह कि इतनी बड़ी बात है क्या उसके साथ के सब इतने बड़े बड़े वकील उसके लिए आते हैं और उसको रोकने के लिए हुकूमत की मशीनरी इस तरह काम क्या है? अगेन ये आपने एक बड़ा एक ऐसा सवाल किया है कि सबको पता है इसका जवाब, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक आपके पास प्रूफ ना हो ये ना हो। जुल्फकार मिर्जा को मैंने कई दफा इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं कि अयान अली आसिफ अली जरदारी साहब की गर्लफ्रेंड है। तो मैंने इनको ट्रिपल टाइम चैलेंज किया है
कि मिर्जा साहब कैसे गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है कि ये बिलावल हाउस में रात को आती है और निकल जाती है, और ऑफ कोर्स इसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। चले, एक यहाँ से आ गया, यहाँ हम गए, यहाँ भी मिर्जा साहब के डिसएग्रीमेंट्स है और शायद नाराजगी जरदारी साहब के साथ, तो ये स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट हर जगह से एमिनेट हो रही है। आपका सवाल उठता है कि इतने टॉप लॉयर्स क्यों आ रहे हैं, ये टॉप लॉयर्स किनके हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अटैच्ड ये जो लोग हैं, बड़े मोजज लोग हैं, लेकिन ये आके डिफेंड कर रहे हैं। इसकी फी कौन दे रहा है? अगर यही जो लॉयर जिनके हम नाम ले रहे हैं, ये तो 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए की इनकी फीस है। ये क्या ये ग्रेटिस काम कर रहे हैं? क्या इनको कोई सपोर्ट कर रहा है? क्या इनको कोई इंस्ट्रक्शंस है? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कम आउट। लेकिन यहाँ जब आदमी भी एक पकड़ा जाता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर है जो कि अटैच था टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद फिर आप उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद एक स्टोरी निकलती है कि जी FIA को गलत आप कह लो कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या उनको हिदायत दी की है कि ये आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बाद में ये टेक्निकल बन जाएगा, और इस टेक्निकल की वजह से लेटर ऑन जब केस बड़ा हाई लेवल पे चला जाएगा, ये केस बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है इस केस के अंदर। बट वन थिंग, अच्छा नहीं, मैं मीर साहब सवाल छोटा सा जो मैंने दोनों राब्तों की किया था, आपने बहुत तफसील के साथ बहुत सी बातें बताई, बहुत दिलचस्प भी थी, मज़ेदार भी थी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि ये इस वक्त क्या प्रेशर डाला जा रहा है, यानी क्यों डाला जा रहा है, ये क्या पॉलिसी है? कभी MQM पे प्रेशर, कभी फिर रिलीज, फिर प्रेशर, फिर रिलीज, कभी पीपल्स पार्टी प्रेशर, फिर रिलीज, फिर प्रेशर, फिर रिलीज, ये क्या क्या खेल है ये? देखिए, प्रेशर इसलिए डाला जाएगा क्योंकि जब भी हुकूमत वक्त के ऊपर आप किसी किस्म का एक पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यस इसके रिपरकशंस होंगे, जो कि हो रहे हैं, फिर आप मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर डालते हैं। ये पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है कि आप पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं डालते हैं, और पर्टिकुलरली प्लेसेस लाइक कराची, जो कि बड़ी हमने वॉलेटाइल एक सिचुएशन देखी हुई है, उसको आपने इस वक्त एक्चुअली सिर्फ रेंजर्स के थ्रू उसको डिफ्यूज किया हुआ है। आपकी जो पुलिस है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उसको इतना ज्यादा पोलिटिसाइज किया, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट भी दी हुई है कि इसको डीपोलिटिसाइज करें। तो यही वजह है कि आप देखेंगे कि आपने कोई ना कोई पोलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर रखना है, जो कि पॉलिटिकल प्रेशर के साथ आप देखेंगे कि एक सिचुएशन डिफ्यूज होगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सब हर किस्म की प्रॉब्लम से जा रहा है, हर किस्म की, आप कह लो अभी बजट भी आ गए प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल असेंबली के, इसमें डिबेट भी होगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस होंगे, लेकिन आपका जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, वो हमेशा एक कॉर्नर, एक खड़ा या इधर उधर का मैदान उठाएगा और इसको उछालने की कोशिश करेगा वन वे द अदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑपोजिशन का एक ओपिनियन होता है। अब इस ओपिनियन को अगर आपने कन्वर्जन में लेके आना है इनटू वायलेंस एंड डिसजेंटलमेंट एंड प्रोटेस्ट, और वो भी अगर प्रोटेस्ट आपके खराब हो जाए, तो आई थिंक इसमें ये होगा कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। बिल्कुल ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब, आपने बहुत रहनुमाई की इन 3-4 सवालात के बारे में, बड़े हसास नौइयत के हैं, बज़ाहिर मामूली लगते हैं, लेकिन अब गहराई में जाएं तो बहुत सी बातें सामने आती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस रहनुमाई का, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन PJ मीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने डिफरेंट जो स्टोरीज़ हैं उन्हें अनफोल्ड किया है। और अगर वजारत ख़ारजा वाली बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना रुझान जो है वो अफ़गानिस्तान और भारत की तरफ करे, ना कि रशिया और चाइना की तरफ। लेकिन बात तो ये कि ताली जो है वो 2 हाथों से बचती है। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।